टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। यस, टेक सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाइए कि आपका सिलेक्शन आपके चॉइस वाली पोस्ट पे हो, बाई चांस नहीं कि किसी तरह से कट ऑफ निकल गया। और आपकी तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए रैमॉक सीरीज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1। इस रैमॉक सीरीज में हम लोग 10 मॉक टेस्ट करेंगे क्लास में सॉल्व। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के पहले एक्चुअल में आपको ट्राई करना चाहिए इन मॉक टेस्ट को, तो उसका भी समाधान है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो यूजर नेम है वो है @ramosir_official। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और ऊपर सर्च बार में यूजर नेम डालेंगे @ramosir_official @ramosir_official, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल में आप ये वाले मॉक टेस्ट की जो मॉक 1 आज मैं कराऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहले आप उस पीडीएफ को खुद से सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन जरूर देखना जो मैं भी कराने जा रहा हूं, क्योंकि इन सॉल्यूशंस में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका आप एग्जाम में इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को जल्दी लगा सकते हैं। तो इन 10 मॉक टेस्ट के थ्रू हम 250 क्वेश्चंस करेंगे, एक आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, और सबसे अच्छी बात, जिस फॉर्मेट में एग्जाम होना है 25 क्वेश्चन का सेट, उस फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस होगी। और यह भी मैंने ख्याल रखा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिसमें बहुत कुछ सीखने को भी हो, साथ ही साथ वो रेलेवेंट भी हो। ऐसा ना हो कि वो रिलेवेंट हो। तो ये सीरीज मस्ट है आपके लिए, जरूर फॉलो करिए। मॉक टेस्ट को पहले खुद से सॉल्व कर लिए, मैंने बता ही दिया पीडीएफ कहां से मिलेगी, और उसके बाद आके इन वीडियो सॉल्यूशंस को आप 2x की स्पीड पे जबरदस्त तरीके से देखिए, समय भी बचाइए और बहुत कुछ सीख के जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास, रैमॉक सीरीज, जिसमें हम लोग 10 मॉक टेस्ट आपको देंगे, और आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 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 क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो मैं पढ़ूंगा और फिर मैं सॉल्व करूंगा। इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर को 20% का मुनाफा होता है अगर वो आर्टिकल पे 30% का डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे, और कह रहा है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 30% से बढ़ा दें और तब भी अगर उसको 10% का मुनाफा कमाना है, तो हमें बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज उस मार्क प्राइस पे कितना होना चाहिए। तो जरा सवाल को गौर से समझिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है कि वो 30% का डिस्काउंट देके भी 20% का मुनाफा कमा लेता है। तो आप सभी को पता होगा एक फॉर्मूला कि सीपी और एमपी का अगर मुझे अनुपात यानी रेशियो कभी भी अगर कैलकुलेट करना हो, तो सीपी बटा एमपी कैसे निकल जाता है। अगर मैं लिखूं यहां पर, तो यहां मैं लिखता हूं कि ये होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी करने से सीपी और एमपी का ओरिजिनल रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं जरा सीपी और एमपी का ओरिजिनल रेशियो। तो आप कहोगे 100 माइनस डी अगर 30 है तो ये बनेगा 70, और प्रॉफिट अगर 20 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई 120। तो सीपी और एमपी का रेशियो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 70/120, काटोगे तो 7/12 मिल जाएगा। अब देखिएगा अगर मैं सीपी को 7 लिखूं तो मैं मार्क प्राइस को 12 लिख सकता हूं। अब कह रहा है आपका कॉस्ट प्राइस 30% से बढ़ गया है, राइट। तो अच्छा होगा कि हम इसको 700 और 1200 लेके चलें, राइट, क्योंकि 30% जब हम इसको बढ़ाएंगे तो बहुत गौर से देखिएगा, ये 30% 700 का बढ़ेगा, 210 बढ़ेगा, और 210 बढ़ेगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, कितनी हुई 910, राइट। तो ये वैल्यू आपकी 910 के बराबर हो गई। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को हमने आर्टिकल के 30% से बढ़ा दिया तो ये 910 के बराबर हो गई। अच्छा, अभी भी इसको 10% का मुनाफा कमाना है, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो 10% का मुनाफा अगर अभी भी कमाना है तो आप कहोगे कि मैं जो सेलिंग प्राइस रखना चाहता हूं, ये तो नया कॉस्ट प्राइस हो गया, और नया सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, इससे 10% ज्यादा यानी 91 ज्यादा। 91 अगर इसमें आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपकी 1001 के बराबर हो जाएगी। आप गौर से देखिए, 1200 के एमआरपी को अगर हम 1001 में बेच रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखो यहां आपका समय बचाना है मुझको। आप 1001 को अगर अप्रोक्सीमेट कर लें 1000 लगभग, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है 1200 है। आप अगर यहां पर कट्टम काट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 5 से 6।
अब 6 से 5 आने में आपने कितना डिस्काउंट दिया, 1/6 का, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है भैया, आप कहोगे 16 2/3% होती है, राइट, होती है कि नहीं होती है। तो आप कहोगे जो मामला है वो 16.66% के आसपास का है, और 16.66% के आसपास की वैल्यू जो है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि आपने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो बहुत छोटा सा किया, 1001 को हमने क्या मान लिया, 1000 मान लिया। तो इस अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, तो इस अप्रोक्सीमेशन का ख्याल रखें। सीधे 1200 में 1001 मत घटाओ, वरना फिर आपको मिलेगा सिंपली 199, फिर 199/1200, क्यों टाइम वेस्ट करना है। सीधा अप्रोक्सीमेट करके 1/6 के आसपास का मेरा आंसर है, आपको बी उत्तर मिल जाएगा। उत्तर दशमलव में है, बट अप्रोक्सीमेशन से आपको सरलता से उत्तर इस सवाल का मिल रहा है। आते हैं दूसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है लाइन की, वो कह रहा है x+y 5 के बराबर है, और एक लाइन Q है उसमें x-y 3 के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो कोऑर्डिनेट कॉमन होंगे, कॉमन का मतलब होता है भाई दो लाइंस अगर नॉन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट। तो इस पॉइंट का हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है ये तो, x+y 5 के बराबर है, x-y 3 के बराबर है। भैया इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे जोड़ेंगे तो बनेगा 2x = 8, यहां से आपको मिल गया x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 एक ही ऑप्शन में ए करेक्ट होगा। वैसे अगर रखना है तो x यहां रख दो 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। एक और तरीका है बहुत सिंपल कि आप ऑप्शन रख के देख लें क्वेश्चन में, बट जैसे यहां ऑप्शन रख के देखोगे भी तो आसानी से हो जाएगा, 4 1 5 और 4 - 1 3। बट यही ऑप्शन अगर डी में लिखा होता तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है आपको देखने में कि कौन सा वाला ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। यहां किस्मत से ए ऑप्शन ही मैच हो जा रहा है सीधे, बट अदरवाइज आपको थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता। ठीक है, तो ये सीधा सा सवाल है, सीधे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, वो सीधे निकल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा तिकड़म लगाने की आवश्यकता है नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहा है कि आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है। अगर ये 3% है हमारे पास, तो इन तीनों का सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। अब देखो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको आसान वाला तरीका बता दूं, राइट। चलो पहले लंबा वाला तरीका बता देता हूं जो आप लगाते हो। अब देखो इसमें 3 के डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला होता है ना, a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/100²। मतलब 3 सक्सेसिव है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब ये फॉर्मूला देखने में ही बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है आपको, टाइम लगेगा इसमें, राइट, बट लगाने को लगा सकते हैं। आप कहोगे ऐसा बनेगा वैल्यू 20 35 10, पर मैं लगाऊंगा नहीं, इतना लंबा फॉर्मूला कौन लगाएगा। तो दूसरा तरीका ये होता है कि दो दो को कंबाइन कर लो, जैसे आप इसको कंबाइन कर लो, इसको कंबाइन कर लो, राइट, इससे भी बात बन जाएगी। तो जैसे आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका नेट डिस्काउंट बनेगा 20 + 35 - 20 × 35/100। तो ये वैल्यू -7 हो गई, और ये 55 - 7 हो गई, और 55 - 7 कितना होगा आपका, 48 के बराबर होगा। इन दोनों का नेट 48 आ गया। अब मैं 48 और 10 को कंबाइन करूंगा तो ये बनेगा 48 + 10 - 48 × 10/100। ये वैल्यू हो गई 58 - 4.8। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 53.2% का डिस्काउंट आ गया, और आपने कहा मेरा आंसर ए है। तो एक तरीका यह है कि दो को कंबाइन कर लिया, फिर दो को कंबाइन कर लिया। पर मैं तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि बहुत आसान है। देखो 20 35 और 10, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए रैमो मंत्रा दे रहा हूं आपको, रैमो मंत्रा है। और रैमो मंत्रा ये कह रहा है कि भाई 20 35 और 10 में आप थोड़ा थोड़ा वैल्यूज को शिफ्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करो, बट थोड़ा थोड़ा कर लो। जैसे मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं एक काम करूंगा, ये जो वैल्यू है इसमें से बहुत ध्यान से देखना, 20 इसका 15 उठा के मैं इसको दे दूंगा। आपको पता है इससे क्या होगा, इससे आपके उत्तर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हां, कोशिश करो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि नोन परसेंटेज बन जाए। जैसे 20% इसका फ्रैक्शन पता है आपको, तो इस बात का मैंने ख्याल रखा और कोशिश करी है कि ये वैल्यूज जो हो बहुत ज्यादा डेविएटेड ना हो। देखो 20 को मैंने बिल्कुल बराबर कर दिया, जहां तक पॉसिबल हो उनको बराबर कर लो। और एक वैल्यू अगर ऑफ भी है, जैसे 25 है, तो उसको 25 चलता है। एक तरीका आप कह सकते थे कि सर हम इसको ऐसे भी तो ले सकते थे कि हम इसको करते 22
22 44 और ये 21। अब इसकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, अदरवाइज ये भी अच्छा तरीका था, बट इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है। मुझे तो कैलकुलेशन भी आसान बनानी है ना, इसलिए मैंने कहा इसको 20 रहने दो, इसका 15 उठा के इसको दे दो। अच्छा, ये करने के बाद आपके उत्तर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, सक्सेसिव मेथड से ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लास पढ़ाई थी तो मैंने इसको बहुत अच्छे समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। बट कोई बात नहीं, आप कम से कम यहां पर ये ट्रिक ही सीख लो कि भाई इसको हम ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान इसलिए हो गई, इसलिए आसान हो गई क्योंकि अब आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 का 4 हो जाना, दूसरे 20% का मतलब भी होता है 5 का 4 हो जाना, और इसका जो मतलब होता है वो होता है 4 का 3 हो जाना। अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो इस 4 से 4 कट जाएगा और आपकी वैल्यू मिलेगी यहां पर 25 और यहां पर मिलेगी आपकी वैल्यू 12। तो एक तरह से कहानी हो गई कि मेरा 25 और ये मेरा 12 बन गया। अब 25 और 12 अगर बना तो आपका क्या है, 13 का डिक्रीज है। 13 का डिक्रीज 25 के ऊपर कहो या आप 25 को 4 से गुणा कर लो, 12 को 4 से गुणा कर लो, 48 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 52 आ गई। तो आप कहोगे मेरा जो डिस्काउंट है वो 52% के आसपास है, और आप खुद देखें 52% के आसपास आप ए आंसर लगा सकते हैं। हाँ, ये आंसर अप्रोक्सीमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आंसर में अगर गैप ठीक ठाक है, यहां ठीक ठाक गैप ऑप्शन में है, देखो 48 है, फिर 53 है, 65 है, 42 है, तो अच्छा खासा गैप है। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो और आसानी से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो तरीका पसंद आए आप वो लगा लो, बट मैंने ये तरीका बताया रायमो मंत्रा, इसका ख्याल रखना, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आएंगे आपके एग्जाम में तो ये तरीका बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आपसे मैं अगर पूछ लूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको 3% दे रहा हूं, 1% दे रहा हूं 9, 1% दे रहा हूं 10 और 11। मैं कहूं ये 9, 10, 11 का मुझे नेट निकाल लो। 9%, 10% और 11% का नेट निकालना है मुझे, चाहे तीनों प्लस में हो चाहे तीनों माइनस में हो। अब अगर आप यही परसेंटेज लेके चलोगे तो आपको निकालने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर मैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके तीनों को 10 के बराबर कर दूंगा तो आप सीधे बोल दोगे आपका आंसर क्या है, 33.1% के आसपास है अगर प्लस में होगा। और अगर तीनों माइनस में होंगे तो आप कहोगे नेट डिक्रीज 27.9% होता है, राइट। दैट्स हाउ 27.1, सॉरी, राइट। तो इजीली आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका समझते हैं तो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताना मुझे कि सर ये समझ में नहीं आया, इस पर एक अलग से वीडियो बना दो, बना दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन बताना। और समझ में आया होगा तो बोलना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है सम और प्रोडक्ट, एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो 2 और -100 है, 2 और -100 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। भैया अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है वो हमें दिया है मान लिया 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे क्या दिया है -100। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये वो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो भैया मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और ऐसी एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर मुझे सम ऑफ रूट्स और मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों दिए गए हैं, तो मेरी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, एक ही बनेगी। तो देयर इज ओनली वन सच इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी 100 आपका उत्तर सही हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। मैं फिर से बता देता हूं, इसकी पीडीएफ आपकी रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। यहाँ नीचे दिख रहा है आपको पीडीएफ रैमो सर ऑफिशियल, तो आप इस पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक ग्रुप है 32 स्टूडेंट्स का, जिनमें एवरेज वेट आपको दिया है कि उनका औसत वजन 18.5 किलो का है। 4 स्टूडेंट्स क्या होंगे, ग्रुप छोड़ के भाग जाएंगे, तो जो एवरेज होगा वो 15.5 kg हो जाएगा। अब कह रहा है कि एवरेज वेट इन 4 स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो एक तो नेचुरल तरीका है लंबा वाला, वो नहीं लगाएंगे, डेविएशन का तरीका लगाते हैं, उससे आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा। 4 के जाने के बाद कितने बचेंगे आप बताओ। आप कहोगे अगर 4 निकल जाएं तो मेरे पास 28 बचेंगे, ठीक, और उन 4 को मिला लो तो इन 28 का औसत क्वेश्चन कर रहा है 15.5 हो जाता। अच्छा अगर मैं इस 4 को भी मिला लूं और मिला के देखूं तो आप कहोगे टोटल शुरुआत में औसत कितना था 18.5 मेरा औसत था।
औसत की अच्छी बात क्या होती है कि जो क्वांटिटीज होती हैं उनके एब्सोल्यूट नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि उनका अनुपात इंपॉर्टेंट होता है। इनको वेट रेशियो बोला जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको 4 से काट सकता हूं। 4 एकन्नम 4, 4 सत्ते 28। तो मेरी कहानी ऐसी हो गई कि ये 7 है, 15.5 है, और ये एक और मिला लो तो औसत कितना हो गया 18.5। इससे भी सेम उत्तर निकलेगा। अब इसका औसत मुझे पता नहीं है, ये वाला जो यहां 4 था, निकालते हैं। 18.5 इन दोनों को मिला के औसत है, तो अब डेविएशन लगाते हैं जरा। डेविएशन लगाओगे तो आप ये कहोगे कि भाई ये वैल्यू क्या है, -3 है, औसत से 3 कम है। तो 7 लोग हैं तो भैया नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7 तिरिक 21 -21 हो गया। अगर ये -21 हो गया तो टोटल औसत अगर 18.5 है तो 18.5 के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। 0 नेट डेविएशन बनाने के लिए ये वैल्यू मेरी +21 होनी चाहिए। +21 का मतलब है 18.5 से 21 अधिक, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 39.5। ये वैल्यू कितनी हो गई 39.5, यानी मेरा उत्तर कितना हो गया ए, 39.5। ये आपका सही उत्तर है। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, अगर आपको डेविएशन आता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया सवाल है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का। तो आपसे HCF पूछा जा रहा है। अच्छा, HCF के सवालों में बेटा मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा मन में आता है कि क्यों ना हम वैल्यू रख के HCF निकाल लें, राइट। जैसे आप अलजेब्रा के सवालों में करते हैं ना, कि वैल्यू डालो आंसर निकालो, जो वैल्यू ऊपर डालेंगे वही वैल्यू नीचे डालेंगे। इसमें ना बहुत बड़ा झोल है। झोल यह है कि HCF के सवालों में कई बार अगर आप वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो हो सकता है आप गलत उत्तर प्राप्त कर लें। इसलिए अभी मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, मैंने बैचेस में ऑलरेडी अपने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी कभी ना कभी बताया होगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो खोजिए मत। ये ध्यान रख लीजिए कि HCF के सवालों में जब पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद दिए हों, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए हों, वहां उन सवालों को वैल्यू डाल के नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू डाल के करने से ऐसा हो सकता है कि गलत उत्तर आ जाए। अब आप कहोगे सर लेकिन हमने वैल्यू डाल के पहले किया हुआ है। देखो ऐसा होता है बेटा कि कई बार ऐसे 16/64 को अगर इस तरह से भी 6 और 6 काटो तो भी 1/4 आ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाग देने का सही तरीका है, क्योंकि अगर ये भाग देने का सही तरीका होता तो भैया यहां भी उत्तर सही आएगा। आप कहोगे सर देखो यहां भी सही उत्तर आ गया, 9 को 9 से काटने से 19, 25, 95। मैं कहा बात तो सही है, लेकिन ये उत्तर हर जगह आपको सही नहीं मिलने वाला है बेटा। जैसे ये मैंने लिख दिया आपके सामने और आपने इसको काटा 7 और 7 से, तो इसकी वैल्यू 1/6 नहीं होती है। तो अगर आपने कभी वैल्यू डाल के क्वेश्चन किया भी होगा और मान लिया उत्तर मैच कर गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये अप्रोच सही है। आप एग्जाम में ऐसा धोखा ना खाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं HCF के सवालों में कभी भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में LCM या HCF का सवाल होगा, आप वैल्यू डाल के वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वरना नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा तो बड़ा नुकसान होता है यार। तो चलिए सवाल को कैसे ट्रेडिशनली करें। अब इन सारे एक्सप्रेशन को देख के एक चीज दिख रही है, इसका फैक्टराइजेशन करना सबसे ज्यादा आसान है। x³ - 125 y³ अगर मैं लिखूं तो a³ - b³ से मैं देख सकता हूं कि ये 5y का होल क्यूब है। तो मैं पहले यहां पर लिखूंगा x - 5y, यहां मैं लिखूंगा x² प्लस यहां पर y² में 25y² बन जाएगा और यहां बन जाएगा 5xy। मजेदार बात आपको दिख रही है कि भाई देखो कोई भी HCF अगर आएगा तो इन्हीं दोनों में से आएगा, क्योंकि ये वैल्यू फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही है। x² प्लस 5xy प्लस 25y² फर्दर x प्लस 5y में फैक्टराइज नहीं होगा, राइट। यहां से आप x प्लस 5y बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि उत्तर जो होगा वो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या फिर 1 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 भी हो सकता है। एनीवे से मेरा आंसर तो बना नहीं, अब मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला जो एक्सप्रेशन है गौर से देखिए, वह x⁴ माइनस 13x² y² माइनस 300 y⁴।
अब देखो इसको अगर फैक्टराइज करना है तो 300 को देखते हैं कि कैसे हम ब्रेक करें 13 में। तो आप कहोगे अगर ये -25 इंटू 12 कर लें तो ये -300 होता है और इसका सम कितना हो जाएगा, -13 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा x⁴ -25 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर -300 नेचुरली आप यहां से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, सवाल थोड़ा लंबा है बेटा पर घबराने की बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से 12 वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर -25 वाई स्क्वायर। अब आप इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -25 स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं x -5y इंटू एक्स प्लस 5y। अब ये चीज क्लियर हो गई कि x -5y यहां भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो अब x -5y के फैक्टर होने की संभावना बहुत हाई है कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बने, बट अभी श्योर नहीं है। अभी मेरे पास एक एक्सप्रेशन और भी बैठा हुआ है और वो एक्सप्रेशन है x³ -4x स्क्वायर y -4xy स्क्वायर -5y³। ये एक्सप्रेशन अभी तक मैंने फैक्टराइज किया ही नहीं है क्योंकि ये करके देखना पड़ेगा। अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक आपको 2 से x -5y कॉमन मिल चुका है, तो अब x -5y इसका फैक्टर है या नहीं अगर ये चेक करना है तो आप x बराबर 5y यहां रख दो। अगर x बराबर 5y रखने पे 0 बन जाए, अगर x बराबर 5y रखने पे ये 0 बन गया, अगर x बराबर 5y रखने पे ये एक्सप्रेशन आपका 0 बन जाए तो इसका मतलब है कि भाई फैक्टर यहां पर बन रहा है। तो आप रख के देख लो x बराबर 5y, तो ये बनेगा 125 x³ सॉरी 125 y³। x को मैंने 5y रखा तो 25 चौका 100, ये 100 y³ हो गया। 5y रखा 20 तो ये हो गया -20 y³ और ये हो गया -5 y³। आप देखिए 20 5 25 100 125 0 हो गया, यानी तीसरे का फैक्टर भी x -5y है। x बराबर 5y रखने पे अगर 0 बना तो x बराबर 5y यानी x -5y इसका एक फैक्टर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया एंड दैट इज द राइट आंसर, राइट। ए लंबा सवाल है, ये सीडीएस 2024 में पूछा गया है। एसएससी कई बार सीडीएस के क्वेश्चन उठाकर रिपीट कर देता है, तो एग्जाम में आप ये सवाल सेकंड राउंड में करिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए सवाल कह रहा है आपसे, दो वृत्त हैं, सर्कल हैं जिनका रेडियस 7 यूनिट्स का है, वो इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि कॉमन कॉर्ड जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, 7 यूनिट्स की है। आपको बताना है कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। आपको यहां कॉमन एरिया बताना है कितना होगा। तो जरा इस सवाल को देखते हैं, पहले सवाल क्या है। तो इसेंशियली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास देखिए एक सर्कल है, राइट, एक सर्कल है और इस सर्कल के साथ हमारे पास एक दूसरा सर्कल भी है, ऐसा कुछ कहानी है। तो दो सर्कल से इनका रेडियस हमें 7 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है भैया, अब ये कह रहा है कि इसका जो लेंथ है कॉमन कॉर्ड का, रेडियस भी 7 है और जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ बनने वाली है ना वो भी 7 ही बनने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ, देखते हैं भैया। ये हमारा कॉमन कॉर्ड हो गया, तो ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब आपसे कह ये रहा है, जरा समझिएगा गौर से, और ये गौर से ये समझने वाली बात है कि हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, राइट। अब देखिए एक लीफ एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हो बट वो स्क्वायर के भीतर पढ़ते हो, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर इसलिए नहीं है अगर आप गौर से देखें क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है। ये जो त्रिभुज है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री का कोण होने की वजह से ये इक्विलेटरल है, तो ये रोम्बस है आपका, राइट। दिस इज नॉट ए स्क्वायर। तो हम वो फॉर्मूला लीफ वाला नहीं लगा सकते, बट निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, देखिएगा आप इसको देखिए। पहले अगर मैं इसका एरिया लिखूं, इस सेक्टर का एरिया लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये 60 डिग्री का सेक्टर है। तो इस सेक्टर के एरिया में, राइट, समझिएगा इसको, इस एरिया में अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं तो मुझे इस आधे का एरिया मिल जाएगा, हाफ पोर्शन का एरिया मिल गया, उसी का दुगना करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसेंशियली मेरे को क्या करना है, मेरा उत्तर कैसे आएगा, उत्तर आएगा ट्वाइस ऑफ ये 60 डिग्री वाले का एरिया। तो आप कहोगे ये बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 7 है,
अपॉन 6, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है, 60 डिग्री यानी 1/6, यानी एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 6। इसमें से अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो मुझे पता है मुझे इसका एरिया मिलेगा, और उसका अगर मैं 2 गुना करूंगा तो मुझे इसका एरिया मिलेगा, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। यही निकालना तो हो गया। अब आप यहां से 49 बाहर निकाल लो, तो 49 बाहर आएगा तो बाहर बनेगा 98, यहां बनेगा आपका π/6 माइनस √3/4। सो π/6 माइनस √3/4 कहां दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, बी ऑप्शन। π/6 माइनस √3/4, 98 इंटू π/6 माइनस √3/4 कहां है, बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। सही सवाल था, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक एक्सप्रेशन दिया और कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मतलब x की वैल्यू निकालनी है, और निकाल के आपको देखना है कि भैया x मेरा 1 से बड़ा है, या x मेरा 0.5 के बराबर है, या मेरा x 0.5 से 1 के बीच में है, या फिर मेरा x 0 से 0.5 के बीच में है। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और आप सभी को इसका तरीका पता होगा कि इसको सॉल्व करने में काफी समय लगता है। समय तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ 1 1 1 नहीं है, बल्कि यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, राइट। तो इट विल टेक टाइम, बट अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा, राइट। और मजेदार बात क्या है कि यूपीएससी सीडीएस 2024 में सवाल भी आया है, सेम ऑप्शन के साथ आया है। अब मैं दिखाता हूं कॉमन सेंस कैसे काम करता है। एक चीज तो क्लियर है ना कि आपकी x की वैल्यू 1/2 प्लस समथिंग है। भाई ये जो वैल्यू है ये 2 में कुछ जुड़ा हुआ है ना, तो 2 में कुछ जुड़ा हुआ है तो 2 से बड़ा आएगा ना डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर मान लेते हैं 2 से बड़ा है, 2 दशमलव कुछ कुछ है, अगर ये 2 होता तो 0.5 आता, और अगर ये 2 से बड़ा है तो 0.5 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो आपका उत्तर क्या है, ए। सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, बाकी कुछ नहीं, यहां कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो एग्जाम में ना हमेशा ये मोड एक्टिवेट रखो कि कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करना। सीडीएस 2024 का सवाल है, रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे हो रहा है चुटकियों में। बट अगर आप सीधे उसी ट्रेडिशनल मोड में जाओगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा यार, मत लगाओ उतना टाइम। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एबी 15 है, बीसी 20 है, एसी 25 है, बीपी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी पर। आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी एंड पी सी बी। तो पहले भैया ट्राइंगल बनाते हैं, तभी कुछ समझ में आएगा कि ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर, राइट। हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं और जरा ट्राइंगल बना लेते हैं। एक साइड बन गई, दूसरी साइड बन गई, चलो तीसरी साइड भी बना देते हैं, ये भी बन गई, ठीक। ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। यहां AC ये हमारा हाइपोटेनस है, तो ये ABC हो गया, AC हाइपोटेनस यानी ये 25 के बराबर हो गया, राइट। AB हमारा 15 हो गया, BC हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, हमसे कहा जा रहा है कि एक परपेंडिकुलर डालना है BP। तो BP हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो BP हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। हाँ जी, और ये परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको PAB, ये PAB और PCB के एरिया का अंतर कैलकुलेट कर लेना है कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ दिस। तो देखो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट सबसे सिंपल तरीका लगा लें। आपको बीपी की लंबाई निकालने का तरीका पता है, क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस। 5 तिया 15, 5 25, 5 चौके 20, यानी बीपी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 12, यानी 12 के बराबर हो गई। अब बीपी अगर 12 हो गया तो मैंने यहां 12 लिख दिया। अब ये अगर 12 है और ये 15 है, देखो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, राइट। अब इसका एरिया लिख सकता हूं ना मैं, 12 9 108 बटे 2 कितना हो गया, 54 के बराबर हो गया। यहां पर 16 इंटू 12 है, बटे 2 करेंगे, 16 इंटू 12 बटे 2 करेंगे, 16 छक्के 96 हो गया। तो आपका जो आंसर आया एरिया का अंतर वो आया 96 माइनस 54, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 42 के बराबर हो गई। और 42 आपका आंसर कहां दिया है, बी। तो बहुत ही अत्यंत सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अप्रोच लगाने की आवश्यकता नहीं, और आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं बिना किसी मुश्किलात के, ठीक है। यस और नो, यस। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। एक टेलीविजन सेट का जो मार्क प्राइस है वो 18,000 रुपए है, मार्क प्राइस 18,000 रुपए है।
एक शॉपकीपर 40% का डिस्काउंट देता है और तब भी उसको 10% का फायदा होता है। हमें बताना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो जरा एक बात मुझे आप बताइए, सीपी बटा एमपी लिख लेते हैं। आप करो 40% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ऐसा लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 60 बटे 110, ठीक है, यानी 6 बटे 11 हो गई। अब गौर से देखिए जरा, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे। इस 11 यूनिट की वैल्यू दी है 18,000 रुपए और मुझे कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो मुझे 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो मैं 6 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो ये मिलेगा 6 बटे 11 इंटू 18,000। तो ये हो गया 18 छक्के 108,000 बटे 11, कर लेते हैं डिवाइड। 11 9 99, उसके बाद 90 हो गया, 11 8 88। अब 9 8 से शुरू होने वाला सिर्फ एक आंसर है डी, तो डी सही होगा, बट डिवाइड करना तो कर लो। 11 8 88, 2 बचा 20 हुआ, 11 91 11 और 9 बचा, फिर से 90 हो गया, 11 8 88, 2 हासिल आई, लास्ट में बच गए 2 रिमाइंडर। तो 98,182 अपॉन 11, बट पहले उत्तर मिल गया मुझे कि 98 पॉइंट समथिंग है। तो मेरा आंसर क्या है? डी के बराबर होता आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पी एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। अगर वो 5 दिन काम करे, फिर कह रहा है क्यू उसको ज्वाइन कर ले। अगर दोनों एक साथ इस काम को 13 बटे 5 दिन में करते हैं, टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 days, then in how many days can Q alone finish 66 2/3% of the same work? तो देखो ऐसा है, हम ये मान लेते हैं कि हमारा काम 18 यूनिट्स का है। तो अगर आप 18 यूनिट्स का काम मान लें तो P की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? आप कहोगे 1 यूनिट, क्योंकि 18 दिन में ये काम खत्म करता है। अगर इसने 5 दिन काम कर दिया तो 5 यूनिट काम कर दिया, काम बाकी कितना है? 13 यूनिट। अब ये 13 यूनिट का काम कौन कर रहा है? P और Q मिलके कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 13 बटे 5 दिन में कर रहे हैं। तो P और Q की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी हो तो 13 यूनिट का काम बाकी है, 13 बटे 5 दिन में हो गया। काम को मैंने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 5 आ गई, 13 से 13 कट गया। P की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 1 है, Q की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अब आप बताओ कि 18 यूनिट का जो काम है उसका मुझे 66 2/3% कराना है। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो मुझे 18 का 2/3 काम कराना है। किससे कराना है? Q से कराना है। Q की एफिशिएंसी क्या है? 4 के बराबर है। तो जरा देखिए ध्यान से, 3 से काटेंगे 6 बनेगा, 2 से काटेंगे 2 बनेगा, 2 से काटेंगे 3 बनेगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3 डेज। तो 3 दिन आपका उत्तर हो गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 3 डेज आपका आंसर हो गया, डी। कह रहा है ए और बी की इनकम का रेशियो 2020 में 5:4 था। अगर हम उनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशियो देखें 20 और 21 का अलग अलग, तो ये 4 5 2 3 था। मतलब ए का अगर हम देखें 20 में इनकम और 21 में इनकम तो 4:5 का रेशियो है। ऐसे ही बी का अगर हम देखें 20 में इनकम 21 में इनकम तो 2:3 का है। और अगर हम ए और बी का इनकम देखें 2020 में तो 5:4 का है। तो देखिएगा यहां ए है, यहां बी है, इनका रेशियो है 5:4। फिर देखो ए का जो रेशियो मुझे मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है मुझे 4:5 का रेशियो। यहां मेंटेन करना है मुझे बी का रेशियो 2:3 का रेशियो 2021 में। अब देखिए यहां मुझे 4 और 5 का एलसीएम अगर होता तो मजा आ जाता। तो मैं यहां 4 से गुणा कर दूं ऐसा, तो ये 20 बन गया। अब यहां इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये वैल्यू 20 और 16 थी 2020 में, ये 2020 है। अब 2021 में क्या होगा? जो यहां ए के लिए 4 यूनिट है वो बी के लिए ए के लिए 5 यूनिट हो जाएगा। 4 पंचे 20, 5 25, ए यहां 25 होगा। अगर 2 यूनिट यहां 16 के बराबर है, 2 अट्ठे 16, तो 8 तिरिक 24 बनेगा। तो बेसिकली ए और बी 2021 में इस रेशियो में होंगे, 25:24 में होंगे। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी का टोटल इनकम 7,05,600 है 2021 में। इसका टोटल करोगे 49 यूनिट आएगा और ये 49 यूनिट किसके बराबर है? 7056
डबल जीरो, ये डबल जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हमें निकालना क्या है, बी की इनकम, यानी 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो 24 यूनिट की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उत्तर तो देखो आसानी से निकाल सकते हैं। 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, फिर 7 से काटिए 10 आएगा, 8 आएगा, 0 0 आएगा, फिर से 7 से काटिए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 एक नम 7, 3 10, 7 चौके 28, 7 चौके 28 ये आ गया। अब मुझे 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए भैया, क्योंकि बी की इनकम 24 यूनिट है, तो 24 इंटू 144 के आगे डबल जीरो आ जाएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो 24 चौका 96 हो गया, 2 जीरो अंत में आ गया, तो लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो यही आंसर हो गया बेसिकली। ओके है ना, 24 चौका 96, 24 चौका 96, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? नहीं, कुछ मिस्टेक की है मैंने, जरा इस मिस्टेक को समझते हैं पहले। आंसर मैच नहीं कर रहा है, 360 360 360 360, वेयर इज द मिस्टेक? देखिए 360 मैंने कैसे लगाया था, 360 गलत है, 360 गलत था एक्चुअली में। आंसर आपका ये है ए। 6 के बाद 2 जीरो है ना, सॉरी, मैंने 6 को लास्ट में देख के लगा दिया सी ऑप्शन यहां, बट लास्ट में 3 जीरो नहीं है ना, लास्ट में 6 के बाद 2 ही जीरो है, तो आंसर आएगा ए। ठीक है, ए आंसर आएगा। आप 24 का 96 करोगे, 24 का 96 और 9 5 आ जाएगा यहाँ पर, 10 कैरी हो गया, 24 का 24 और 10 34, ये आंसर आएगा। तो मैंने थोड़ा गलत लिखा था। दूसरा एक तरीका ये है देखने का, देखिए आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, वो ये है इस कैलकुलेशन से कि देखो 49 यूनिट की वैल्यू 705600 आई, अगर मैं इसका आधा करूं तो 24.5 यूनिट बनेगा, और 24.5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 35 आ जाएगा और ये 2800 आ जाएगा। तो आप कहोगे अगर मैं 24 जाऊंगा भैया, 24.5 से 24, तो इससे हल्का सा कम होगा, है ना, इससे हल्का सा कम, 3,52,800 से हल्का सा कम यही होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा कम है। तो आपका जो उत्तर होगा वो ए बनेगा, राइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करी थी अभी, मैंने 6 देख के थोड़ा जोश में उत्तर लगा दिया था, सी वो गलत था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है A1 और A2 हमारे दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, सम इंटीरियर एंगल का A1 का 1080 डिग्री है, हर इंटीरियर एंगल A2 का एक्सटीरियर एंगल से 132 डिग्री से एक्सीड करता है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स जो A1 और A2 में है वो कितने हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो A1 की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कहोगे N1 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है इसका फॉर्मूला, N माइनस 2 इंटू 180। यहां से आपको मिलेगा N1 माइनस 2, 18 छक्के 108, तो ये वैल्यू 6 के बराबर होगी। आपको नंबर ऑफ साइड्स कितने मिल गए बेटा, 8 मिल गए A1 में। अगर मैं A2 की बात करूं तो देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आपको इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर की वैल्यू दी है 132 A2 के लिए, कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 132 डिग्री से एक्सीड करता है। अगर मैं यहां से एक्सटीरियर एंगल सॉल्व करूं, घटा दूं इसको, तो मेरे को कुछ मिलेगा, आप घटाइए यहां पर, कितना मिलेगा आपको 48, 48, ई की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकलता है, टोटल 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, टोटल 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर का टोटल, इसको 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है तो भैया नंबर ऑफ साइड्स यहां से मिलेगा, ये वैल्यू आपकी 15 के बराबर आ गई, तो N2 हमारा 15 के बराबर आ गया। अब हमें पूछा गया है अंतर या सम पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स का, तो हमें N1 प्लस N2 बताना है कितना होगा, तो आपको 15 8 23 के बराबर हो गया, 15 8 कितना होता है 23 के बराबर हो गया, 23 आपका आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, सी आपका उत्तर सही हुआ और क्यों हुआ, यस। 14वां सवाल देखिए, इसमें एक बड़ा सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया है और आंसर बताना है। आंसर सारे कांस्टेंट हैं, 3 -1 4 -2। तो ऐसे प्रश्नों में अगर थीटा ऊपर लिखा है किसी काम का नहीं, थीटा पहले हटा दो, मतलब थीटा को 0 रख सकते हो आप, थीटा हैज नो रोल टू प्ले, थीटा इज गॉन, थीटा इज गॉन, थीटा इज गॉन। अब बहुत गौर से देखिएगा, ये जो कोसेक स्क्वायर 26 है ये हमारा कॉट स्क्वायर 26 है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1। तो 3 इंटू 1। ये कॉट स्क्वायर 42 है, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर 42। कॉट स्क्वायर 42 माइनस कोसेक स्क्वायर 42 -1 के बराबर होगा। ये कॉट 22 है, यहां आपका tan 68 है। 68 और 22 का सम 90 है, tan कॉट बराबर होंगे, ये कट के खत्म हो गया, ये माइनस में ये प्लस में। यहां ये कोसेक स्क्वायर 62 है, ये वैल्यू हमारी कॉट स्क्वायर 62 बनेगी। तो कॉट स्क्वायर 62 और कोसेक स्क्वायर 62 का जो अंतर है ये -1 कहलाएगा आपका, राइट? क्योंकि ये माइनस है ना, पहले माइनस कोसेक स्क्वायर 62 प्लस कॉट स्क्वायर 62 बनेगा, तो ये -1 होगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो आपकी आएगी ये -2 आ गई आपकी, है ना? 3 - 1 2 अपॉन -1 दैट इज -2। तो आपका उत्तर यहां पर डी हो गया -2। ठीक है, अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर का सम ऑफ डिजिट बता दो जो इनसे डिवाइड होके ये रिमाइंडर छोड़ता है। अब देखो रिमाइंडर अगर आप गौर से देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर तो सेम नहीं है। एक जगह 16 है, एक जगह 52 है, एक जगह 60 है, लाइक दैट। तो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है तो क्या नेगेटिव रिमाइंडर सेम है? तो देखो 36 और 16 का अंतर क्या है? 20। तो जब 16 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं -20 का रिमाइंडर है। यहां भी देखो जब 52 रिमाइंडर आ रहा है 72 के रेस्पेक्ट में, तो -20 का रिमाइंडर है, डॉट डॉट डॉट। हर जगह -20 का रिमाइंडर है। और -20 का रिमाइंडर होने का मतलब हमारा जो नंबर है n, वो बनेगा आपका एलसीएम ऑफ इन सारे नंबर्स का एलसीएम 36, 72, 80, 88 और इसमें से 20 घटा दो, ये मेरा नंबर बनेगा। अब मुझे इसका डिजिट सम निकालना है, ये नंबर निकाल के इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो अब देखो एक तरीका कि एलसीएम निकालें और फिर सॉल्व करें, और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका यह है कि अगर आप बहुत गौर से देखें तो जो आपका एलसीएम है ये एलसीएम 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एक नंबर 36 है, 36 में 3 आता है, तो नेचुरली हमारा एलसीएम 3 का मल्टीपल हो गया। तो मेरा नंबर 3k - 20 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो आप बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो ये तो कट जाएगा। -20 को 3 से डिवाइड करो आप, क्या रिमाइंडर आएगा? आप कहोगे 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 20 को 3 से, तो -1 रिमाइंडर आता। तो मैं कह सकता हूं कि ये माइनस माइनस होकर +1 रिमाइंडर देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मेरा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होके एक रिमाइंडर देता है। अब आप ऑप्शन में जाके देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि डिजिट सम का मतलब समझते हो क्या होता है? 3 की डिविजिबिलिटी डिजिट सम से डिराइव होती है। तो यहां इस नंबर का जो भी डिजिट सम होगा, जब मैं 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखता हूं तो मुझे रिमाइंडर को निकालने का एक तरीका और होता है कि उस नंबर के डिजिट सम को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो, एक ही बात है। तो अगर मैंने यहां देख लिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देगा, तो इस नंबर का डिजिट सम भी 3 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देगा। एंड देयरफॉर द ओनली पॉसिबल आंसर इज डी, क्योंकि डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे रहा है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दो ऑप्शन होते तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ता और फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। एलसीएम निकालने के लिए हम लिखते कि 36 हमारा क्या है, 4 9 36, ऐसा लिखते। 72 को हम लिखते 8 9 72 है, ऐसा लिखते। 80 को क्या हम लिखते, 16 5 80 लिखते, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 लिखते। 88 को हम क्या लिखते, 2 की पावर 3 इंटू 11 लिखते। अब मैं एलसीएम लेता तो यहां तो 2 की पावर 4 निकल आता, इंटू 3 का स्क्वायर निकल आता, इंटू 5 निकल आता, इंटू 11 निकल आता। तो एलसीएम हमारा बनता 16 5 80, 720 इंटू 11। तो 720 इंटू 11 करते तो ये बनता 7920, और फिर मेरा नंबर क्या होता, नंबर होता 7920 माइनस 20 घटा देते तो ये बनता 7900। अब यहां सम ऑफ डिजिट्स क्या आती, 16। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधे सॉल्व कर लें। लेकिन यहां पर एक तरीका है कि अगर आप डिविजिबिलिटी समझते हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम आंसर डी थोड़ा जल्दी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि एक चार्ट दिया है, इसमें आपसे कह रहा है कि भाई एक इंस्टीट्यूट है, उसका हमने यहां डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ABCDE। ये डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन है।
ओके, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लो कि भाई कितने लोग इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं ए बी सी डी ई से, और ये है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ये परसेंटेज वाइज है, डिग्री वाइज नहीं है, परसेंटेज वाइज डेटा दिया हुआ है, जो अपीयर्ड है, राइट। नहीं, अपीयर्ड का हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपीयर्ड का इसलिए नहीं हो सकता, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 54 डिग्री है, ये 15% के बराबर होता है बी का, यहां 18% दिया हुआ है, तो दे आर नॉट सेम। इस डेटा में थोड़ा सा समस्या है, एक मिनट रुकिएगा, आई हैव द डेटा विद मी, मैं पीडीएफ से चेक कर लेता हूं। लेट मी चेक थ्रू पीडीएफ, एक सेकेंड में आपको मैं डेटा निकाल के बताता हूं। अच्छा, हाँ ठीक है, ये पास का डेटा होना चाहिए, ऑल्दो इसमें भी अपीयर्ड लिखा है, बट ये पास ही होगा, बट नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्ट्स 900, तो अपीयर्ड यहाँ टोटल 1200 दिया हुआ है, ये टोटल 1200 है, और ये टोटल 900 है, तो ये 900 लोग पास हुए हैं और ये 1200 लोग अपीयर हुए हैं, तो ये इनका परसेंटेज है, ये पास्ड है, ये वैल्यू आपकी पास्ड है, और ये वैल्यू हमारी क्या है, अपीयर्ड का डेटा, राइट। सवाल बड़ा मजेदार है, कह रहा है कौन से इंस्टीट्यूट का सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, मतलब हर इंस्टीट्यूट से कुछ लोग अपीयर हुए, कुछ लोग पास हुए, तो जो पासिंग परसेंटेज है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, यानी आपको ऐसे समझना है कि जैसे इस इंस्टीट्यूट में मैं जाऊं, फॉर एग्जाम्पल बी या ए ले लो थोड़ी देर के लिए, 15%, तो 15% 90 का कितना होगा, 135, तो आप कहोगे 135 पास हुए। अब ए का यहां पर जो डेटा है ये 72 डिग्री, 1200 का 72 डिग्री क्या है, 1/5 है, 72 डिग्री 20% है, 1/5 बोल दें, 20 बोल दें, तो 240, तो इसका एक वैल्यू निकलेगा, ये कहलाएगा कि बी का पासिंग परसेंटेज क्या है, बी से जितने लोग अपीयर हुए 240 लोग और 135 लोग पास हुए। तो अब बताओ इस वैल्यू को अगर हम सबके लिए कैलकुलेट करें तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये सवाल पूछ रहा है, बहुत मजेदार सवाल है। अब इस सवाल को करने में लोग बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, मैं आपका टाइम बचाने जा रहा हूं। एक बात मुझे बताओ यहां पर मजेदार बात, कि बी पासिंग को अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, ये 15% है, मैं इसको लिखूं ऐसे 15% ऑफ 900 बटे, यहां पर जो 72 डिग्री है मैं लिखूंगा 72 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 1200 लिखूंगा, यस और नो। मजेदार बात क्या है कि जब ये कैलकुलेशन आप सबके लिए करोगे, चाहे ए का पासिंग निकालो, चाहे बी का पासिंग निकालो, चाहे सी का पासिंग निकालो, ये और ये तीनों में मौजूद होंगे, सब में मौजूद होंगे ये तीनों, यस भाई। ये 360 डिग्री तुम हर जगह लिखोगे, तुम 900 हर जगह लिखोगे, 1200 हर जगह लिखोगे, और यही इसी पोजीशन में लिखोगे। तो जब मुझे तुलना करनी है सिर्फ कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो इन तीनों को अगर मैं ना भी लिखूं तो तुलना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए आपको तुलना करने में बेसिकली कुछ नहीं करना है, ये परसेंटेज का साइन भी मत लिखो, सब में लिखना है, ये डिग्री का साइन भी मत लिखो, सब में लिखना है। तुम बस ऐसे देखो, ए के लिए तुम्हें क्या लिखना है, 15/72, ए के लिए लिखना है 15/72, बी के लिए लिखना है 18/54, ध्यान से देखना, सी के लिए तुम्हें लिखना है 30/90। इस बात को अगर समझ गए तो आपके लिए चीज बहुत आसान हो गई। डी के लिए लिखना है आपको 28/105, लिख दिया, और ई के लिए तुम्हें क्या लिखना है 9/39। ये वैल्यू जिसकी हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट होगा, जिसकी सेकंड हाईएस्ट हो सेकंड हाईएस्ट होगा। अब जरा फटाक से इसकी कैलकुलेशन कर लें बेटा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा 1/3 के बराबर हो गया, ये जो वैल्यू है वो 1/4.8 है, अगर आप ध्यान से देखो, 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, ये भी 1/3 है, ये जो वैल्यू है 1/28 चौके 112 होता है, ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है, 28 चौके तो 112 हो जाएगा, 28 या 84 होता है। ये जो वैल्यू है आपकी ये 1/9 चौके 36, राइट, 9 चौके 36 हो गया, और जो बचा वो 3 बचा तो 4.33 हो गया। अब आप गौर से देखो और मुझे बताओ कौन सी वैल्यू सेकंड हाईएस्ट होगी। ये दोनों 1/3 1/3 हाईएस्ट हो गई, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो हाईएस्ट,
तो ये बी और सी जो है ये हाईएस्ट के इक्वल हो गई। सेकेंड हाईएस्ट ये है 1/3.xx जो कि डी है। जो फोर्थ हाईएस्ट होगा वो आपका ये होगा, और जो फिफ्थ हाईएस्ट है वो ये होगा। तो आपको मैं आपको ऑर्डर लिख के बता देता हूं यार, बी और सी बराबर हैं, ठीक, सबसे बड़े हैं। फिर हमारा कौन है, फिर हमारा डी है। अच्छा, डी के बाद कौन है, फिर हमारा ई है, और ई के बाद कौन है, ए है। ए सबसे छोटा है। तो मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिया, ऑर्डर शो कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो आपको ये सब चीजें बेटा बारीकियां सीखनी है ताकि एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से मैंने सारा ऑर्डर लिख दिया। तो सेकंड हाईएस्ट हमारा कौन आएगा, डी, और डी का आंसर आपने लगा दिया सी है। हाईएस्ट लोएस्ट सब बता सकते हो आप। तो ये बारीकी समझो क्यों और कैसे। ये कह रहा है सम है 18,000 रुपए का, ये हमने लेंट किया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एनुअल कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का और चौथे साल का, ये बताना है। आप बताओ 10% पे अगर हम चलते हैं, 10% से चलते हैं ऐसे ऐसे, राइट। यहां पर मान लेते हैं वैल्यू 100 है, तो यहां 110 होती है, यहां 121 होती है, यहां 133.1 होती है, और इसका 10% यहां क्या बनता है, 1, राइट, सॉरी, ये बनता है 146.41 यहां पर। तो गौर से अगर देखो तो यहां जो वैल्यू आती है ना, ये कितनी आती है, 12.1 आती है, और यहां पर जो वैल्यू आएगी अगर आप निकालेंगे तो 13.31 आएगी। इन दोनों का जो अंतर होता है बेसिकली इसी का 10% होता है। हर साल इंटरेस्ट पिछले साल के इंटरेस्ट से 10% ज्यादा होता है, तो ये आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। हमको पता है कि भाई यहां अगर 12.1% आया है तो इन दोनों का जो अंतर है वो 1.21% आ जाएगा, 1.21 आ जाएगा। 100 अगर लिया तो आपने कहा हमने 18,000 लिया भैया, तो 18,000 लिया है तो आपने 180 गुना लिया है, 180 को 1.21 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर है। 180 को 1.21 से गुणा कर लो, आपका उत्तर आ गया। तो लिख लेते हैं भाई, 18 का नाम 18 हो गया, 18 दूना 36 और 1 37 हो गया, और 18 3 21 हो गया, 2178, 217.8। अगर आपने मेरी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 1.21 गुना करने का मतलब होता है किसी भी चीज को 10% से 2 बार बढ़ाना, इसको बोलते हैं 1.21 गुना करना। तो ये वैल्यू 10% से बढ़ाया तो 18 हो गया, ये 198 हो गया, 198 में अगर मैंने 10% बढ़ाया तो 19.8 बढ़ाया, तो ये वैल्यू 217.8 हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते थे, आपका आंसर क्या है, सी। मुश्किल नहीं है, आसानी से आएगा। वैसे भी इस सवाल को करने के दोनों तरीके वैलिड हैं, आपको जो समझ में आया कर लो, दोनों से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 18वां सवाल देखिए, कह रहा है एक राइट प्रिज्म का जो बेस है रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया है 7:5, हाइट 8 है, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम बता दो प्रिज्म का। देखो ऐसा है भैया, ऐसा है कि इसेंशियली आप ये कुछ ऐसा मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास एक बढ़िया सा प्रिज्म स्ट्रक्चर है ना, क्यूबॉइड ही है। राइट प्रिज्म का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर बेस का मतलब हो गया, आप बात कर रहे हो क्यूबॉइड की, ठीक, ऐसी कुछ कहानी आप बता रहे हो हमको, ठीक है। अब देखो यहां पर आप कह रहे हो कि ये 7x है, ये 5x है, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या बनता है, बेस का पेरीमीटर 7 5 12, 12 दूना 24x, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। और ये वैल्यू आपने कितनी दी है यहां पर, 960 के बराबर दी है, ठीक है। अगर 960 के बराबर दी है, 24 से काटूंगा, 24 चौका 96 होता है, 40 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 के बराबर आ गई। एक्स अगर 5 के बराबर आ गया तो आपको सब कुछ पता चल गया। अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे लिखता हूं, बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो ये बनेगा 35x² इंटू 8, यानी 35x की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 25 इंटू 8। अब देखो 25 अट्ठे 200 होता है, 200 को 35 से गुणा किया कितना हो गया, 7000। आंसर हो गया आपका 7000 सेंटीमीटर क्यूब, 7000 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ लोग कहेंगे सर जैसे ही यहां 35 दिखा मैं कुछ नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सीधा सा कहूंगा कि भाई बेस एरिया है 7
इंटू हाइट वट एवर, 7 का मल्टीपल होगा, मेरा आंसर एक ही है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इंटीजर में है, 7 का मल्टीपल आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट देखे तो आप बिना एक्स निकाले भी 7000 उत्तर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 7 का मल्टीपल देख के भी लगा सकते हो। 19वां सवाल देखिए जरा, कह रहा है ब्रेकअप दिया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक कंपनी के जो डिफरेंट ऑफिसेज ए से ई में काम कर रहे हैं, ये डिग्री वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है उनका, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको दी है 1800, ये वैल्यू 1800 दी हुई है। आपसे जो सवाल पूछा गया समझिएगा, कह रहा है कि जो परसेंटेज मेल एम्प्लॉई है डी के, मेल एम्प्लॉई ये 70% है, और फीमेल एम्प्लॉई जो सी में है वो 50% है। बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन डी। अच्छा, डी में अगर मेल 50, मेल अगर 70% है तो फीमेल 30% होगा, मुझे यहां का फीमेल निकालना है जो कि इसका 30% होगा। और देखिए सी में फीमेल 50% है तो मेल क्या होंगे, मेल भी 50% होंगे, तो मुझे यहां का फीमेल और यहां का मेल निकालना है। हो गया 90 डिग्री का 30% 27 डिग्री हुआ रेशियो, 54 डिग्री का 50% भी 27 डिग्री हुआ। जो डिग्री का रेशियो आएगा वही डेटा का रेशियो होगा, तो ये तो 1:1 बन रहा है बहुत आसानी से, 1:1 बन रहा है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन आपका 1:1 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ए 1:1 इज द राइट आंसर। 20वां सवाल देखिए, तो 20वां सवाल आपको दिया हुआ कि इस ग्राफ को पढ़ो, हिस्टोग्राम को, और बताओ कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट हैव हाइट इन द रेंज 150 से 170। 150 से 170 की रेंज में हमें बताना है कि हाइट कितने लोगों की है, कितने परसेंट लोगों की है। तो 20 और 12 का सम तो 32 हो गया। देखो टोटल क्या है, 12 6 18, 38 62 80 और 20 100, तो 32/100 तो 32% ही कहलाएगा ना भैया। आंसर क्या हो गया ए 32%। टोटल 100 है, 32 रेंज में है, 32% हो गया। अगला सवाल देखते हैं। एक एलॉय में एबीसी मेटल है, 2:3:1 में, दूसरा एलॉय हमारा है बीसीडी, उसमें रेशन नहीं, रेशियो 5:4:3 है। इक्वल वेट्स दोनों एलॉय के हम मिक्स करेंगे, तीसरा एलॉय बनेगा। हमें बताना है कितना पार्ट मेटल बी का नए एलॉय में है, ये हमें बताना है, नए एलॉय में कितना पार्ट है। तो देखिएगा इसेंशियली आप ये कह रहे हो कि भाई यहां 2:3:1 है, ये हमारा ए बी सी है। यहां आप कह रहे हो 5:4:3 है, ये हमारा बी सी डी है। इक्वल वेट लेना है, इसका टोटल पार्ट कितना है, 2 3 5 1 6, इसका टोटल वेट 5 4 9 3 12। अब इसको अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस चीज को मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब गौर से देखिएगा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 6 2, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब बी सी डी की बात करूंगा मैं, बी हो गया हमारा 5, सी हो गया हमारा 4 और ये डी हमारा 3 है। हमें बी का टोटल निकाल लेना है, 11/24 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये 12 12 24 हो गया ना, 12 ये 12 ये 24, तो इसेंशियली हमें बी ही देखना था। 3 दूनी 6 5 11 सीधे यहां लिखो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 दूनी 6 5 11, इनके टोटल पार्ट्स को बराबर किया क्योंकि इक्वल वेट लिया और टोटल 12 12 24 हो गया, तो 11/24 कहां दिया, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 गौर से देखेंगे। एक बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में जाती है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 12 घंटे में जाती है। आपको करंट की स्पीड बतानी है। तो देखो यहां पर मैंने लिखा अप डाउन टाइम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यहां हो गया 10 घंटे, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये हो गया 12 घंटे। मजेदार बात देखो यहां पर इस सवाल में, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम बढ़ा दो तो 2 घंटे अधिक लगता है, ये तो हुआ। अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर तुम डाउनस्ट्रीम से ज्यादा चल जाओ, मतलब रिप्लेस कर दो, इसका 12 किलोमीटर इसको दे दो, 2 घंटे टाइम बढ़ गया। अच्छा ये बताओ अगर मैं 12 और दे दूं तो ये वैल्यू कितनी बनती, 48 12 ये 14 बन जाती, 12 इसको और दे दो ये बनती 60 0 ये 16 बन जाती, 2 घंटे बढ़ जाता है भाई। 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम ट्रांसफर करने में 2 घंटे टाइम बढ़ जाता है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
तो इससे आपको अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी मिल गई? 60 किलोमीटर 16 घंटे। डिवाइड कर लो, 4 चौके 16, 15 चौके 60, 15/4। सेम काम आप यहां से यहां देखो, यहां से यहां अगर मैं जा रहा हूं तो मैं 12 किलोमीटर इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। 12 किलोमीटर ट्रांसफर करने में 2 घंटा टाइम कम हो जाता है। अगर मैं 24 ट्रांसफर कर दूं तो ये 0 बनेगा, ये 60 बनेगा और ये टाइम आपका 6 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है आपकी वो कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 15/4 किलोमीटर पर आवर। मुझे करंट की स्पीड निकालनी है, वो क्या होती है? SD माइनस SU/2। तो 10 माइनस 15/4 25/8 बन जाएगा ये, है ना। 10 चौके 40 माइनस 15 25/4/2 25/8। कहाँ है? सी ऑप्शन, सी करेक्ट हो गया। ऑलराइट। क्या इंस्टॉलमेंट 10,192 रुपए का डेट जो 3 साल में ड्यू है 10% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, वो भर देगा? तो देखो, तुम कहोगे मान लेते हैं हमारा इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का है आज, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 110 होती है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू और 120 हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये टोटल देने पे डेट हमारा क्लियर हो जाएगा और ये टोटल वैल्यू 10,192 के बराबर है। देखो, हर साल तुमने इंस्टॉलमेंट 100 ही दिया है। इंस्टॉलमेंट तुमने क्या दिया है? 100 का ही दिया है, राइट। द स्टोरी इज 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट ओनली। लेकिन ये वाला 100 2 वर्ष के बाद 120 बन जाएगा, ये वाला 100 1 वर्ष के बाद 110 बन जाएगा और ये वाला 100 यहां पर 100 ही है। इन्हीं का टोटल तुम्हारा इसके बराबर होगा। तो इसका टोटल अगर मैं करूं तो मुझे मिल रहा है 330 यूनिट 10,192 के बराबर। मैं यहां से अगर इसको डिवाइड करूं, लेट से मुझे बेसिकली 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? जरा ध्यान से देख के बताइए आप। आपको मिलेगा 10/33 इंटू 10,192, या मैं कहूं 10,1920/33। अब 33 का पहाड़ा नहीं आता है तो 11 और 3 का पढ़ो। मैं 33 का पहाड़ा पढ़ूंगा सीधे। 33 तिया 99, क्या बचेगा? 2, 29। तो 29 आते ही आप एक जीरो उतारोगे। सबसे पहले तो जीरो उतारोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू हमारी 2 और आ गई हमारे पास, राइट। आप देखो कितनी बार जाओगे पहाड़ा पढ़ के। 3 और 8 24, 264। तो 308 से शुरू होने वाला आंसर यही है, बी। आप डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्टली यही मिल जाएगा, करने की जरूरत नहीं। जहां 308 दिखा बी लगा दो, बी आंसर आपका सही उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक शॉपकीपर के पास 3 स्कीम्स हैं, 3 स्कीम्स। स्कीम 1 में उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 25% के। स्कीम 2 में कह रहा है बाई 5 गेट 3 फ्री। स्कीम 3 हमारा है बाई 4 और गेट 6। किस स्कीम को आप कहेंगे कस्टमर के लिए बेस्ट है? मतलब जहां सबसे बेहतर डिस्काउंट है वो कस्टमर के लिए बेस्ट है। जरा गौर से देखो, स्कीम 1 का डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा लो, 15 + 25 माइनस 15 इंटू 25/100। 40 में 3.75 घटेगा तो ये वैल्यू आएगी 26.25%। इसको समझते हैं। यहां कितना डिस्काउंट है? 5 का पैसा दिया, 8 मिले तुमको, 3 फ्री मिले। तो 3 का पैसा तुमने नहीं दिया। जब तुमने 8 अपने हाथ में तुम्हें मिला तो 3 का पैसा तुमने नहीं दिया, 3 तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। तो 3/8 आपका 37.5% के बराबर होता है। दूसरी स्कीम में 37.5% का डिस्काउंट है। तीसरी स्कीम में कह रहा है बाई 4 गेट 6। 2 तुमको फ्री मिला है, 6 मिले हैं तुम्हें टोटल, इसमें से तुमने 2 का पैसा नहीं दिया है तो ये 1/3 डिस्काउंट है। 33 1/3% का डिस्काउंट है भैया। तो कस्टमर के लिए बेस्ट स्कीम ये है, स्कीम 2। और अगर मैं पूछूं शॉपकीपर के लिए बेस्ट स्कीम क्या है तो ये है। लेकिन सवाल ने पूछा है कस्टमर के लिए बेस्ट स्कीम, सबसे ज्यादा डिस्काउंट 37.5% ए। तो ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है ए और बी 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेंगे। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देगा और तब भी उसको 8 सेकंड से हराएगा। तो जरा आप ये बताओ कि बी की स्पीड क्या है, ये हमें बताना है। देखो ए ऑप्शन तो नहीं है बी की स्पीड ऐसे तो कम है, स्टार्ट लेने के बाद भी हार गया बेचारा, कम ही है स्पीड, ये गलत है।
बाकी में से क्या सही निकालते हैं। बहुत गौर से जरा एक बात देखिएगा, 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, एक को टाइम कितना लगेगा निकालो जरा इस रेस को पूरा करने में। आप कहोगे 100 मीटर बटे 5 इंटू किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 चौके 100 बनेगा, ये 72 सेकंड हो गया। एक को अगर 72 सेकंड लगते हैं तो भैया बी को कितना लगेगा, 8 सेकंड से अगर हारता है तो बी को 80 सेकंड लगा है। लेकिन बी को जो डिस्टेंस चलनी है ना, बी को 8 मीटर का स्टार्ट भी मिला हुआ है, तो बी को चलना था 92 मीटर ही, 92 मीटर में भी 8 सेकंड से आ रहा है वो। तो अगर आप बी की स्पीड निकालने जाएंगे तो आप कहोगे 92 मीटर बटे 80 सेकंड इसको लग रहे हैं, तो ये मीटर पर सेकंड हुआ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर है, घबराएं नहीं, नीचे गुणा करेंगे तो 400 बन जाएगा, ऊपर आप अभी भी 92 इंटू 18 ही लिखिए। अब देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46 बना देगा, नीचे आपका 100 अभी भी लिखा हुआ है। तो 9 छक 54 और 9 चौके 36 और 5 41, 4.14 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। आंसर हो गया बी। तो बी उत्तर आपका सटीक है और सही है। दैट इज द आंसर, दैट इज गोइंग टू बी बी। बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 25 सवाल। आशा करता हूं कि आपको इन सवालों से कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो भी सुझाव हैं वो सुझाव आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये अभी हमने मॉक 1 पूरा कर लिया है। इस सीरीज में हम लोग 10 मॉक टेस्ट करेंगे, 10 मॉक टेस्ट करेंगे। जो भी सुझाव है वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर स्पीड को और तेज रखो। देखिए क्लास में थोड़ा स्पीड तो रखनी पड़ती है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते हैं ताकि समझ ही ना आए। तो ये वो क्लास नहीं जिसमें मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चंस, मुझे आपको समझाना भी है। तो देयरफॉर आई विल टेक टाइम। आप इसको 2x पे देखिए और 2x पे देख के इसको जल्दी खत्म करिए। जहां कुछ लर्निंग है, सीखने को है, उसके नोट्स बनाइए। और बाकी जो भी फीडबैक है, पहला मॉक है, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। पीडीएफ रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट मॉक, नेक्स्ट रैमॉक मॉक 2 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए।